ईरान में 15 दिन से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन में अब तक 538 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। मरने वालों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षाकर्मी हैं। इन प्रदर्शनों के बीच ईरान में अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला किया तो वो अमेरिकी सैनिकों और इजराइल को निशाना बनाएगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस, शिप्स और इजराइल हमारे टारगेट पर होंगे। ये बयान संसद के लाइव सत्र के दौरान दिया गया, जहां सांसद डेट टू अमेरिका के नारे लगा रहे थे। ईरान में जारी प्रदर्शन के बीच अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमलों के विकल्पों की ब्रीफिंग दी। अगर ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करती है तो ट्रंप सैन्य कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान आजादी की ओर देख रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। वहीं ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो दोनों को सख्ती से जवाब देंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजराइल ईरान में दंगे भड़काकर अराजकता और अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। पजश्कियान ने कहा कि हम लोगों की समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन दंगाइयों को पूरे समाज को खत्म करने की इजाजत नहीं दे सकते। मगर इसका कोई असर होते नहीं दिख रहा है। पूरा ईरान हिंसा की आग में धधक रहा है। I think President Trump is not hiding American involvement in the demonstration in Iran. Whether it is the American or the Israelis are openly saying that they are supporting and instigating the state of Tehran to go against the regime in Iran. So therefore, the American are also threatening, President Trump threatening to take a military action if the Iranian attack the demonstrators. However, the Americans still using the backdoor diplomacy when we could see that the Oman ambassadors of foreign affairs have visited Iran and have conveyed the American messages, and also took with him the message from Iran that if the American thinking of attacking Iran, then the American interest in the region will be a legitimate target for the Iranian, which means that any military base in any of the GCC country will be a target for Iran. Therefore, they wanted to de-escalate while the American president continue to escalate, because that's what Prime Minister Netanyahu wanted America to be involved in the regional war. Regarding the situation right now, sir, as we are aware, the internet is not working. What's the ground situation looks like? How do you do that? Look, there is a genuine demand for the people of Iran that they wanted, their suffering to end because of the sanction imposed in Iran since 2006, where the UN imposed sanction on Iran, and then we seen 2015 that there was some kind of reprieve for the people of Iran. But then American president came and he cancelled revoked the nuclear deal with Iran, which was signed internationally, P5+1, including Germany. And then now he imposed unilateral sanction on the Iranians. So there is a harsh reality on the ground. There is economic problem, there is unemployment, there are high inflation, and there is also scarcity of food. ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका को लेकर इजराइल हाई अलर्ट पर है। हालात को देखते हुए इजरायली सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बढ़ाए हुए हैं। इजराइल और ईरान जून में 12 दिन की जंग लड़ चुके हैं, जिसमें अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर हवाई हमले किए थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में ईरान में अमेरिकी दखल की संभावना पर चर्चा हुई। ईरान में बीते 2 हफ्ते से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है और इसी बीच में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। ईरान की अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मुवाहिदी आजाद ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों को खुदा का दुश्मन माना जाएगा, जिसके तहत मौत की सजा दी जा सकती है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी ईरानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुए। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने ईरानी दूतावास का इस्लामी गणराज्य का झंडा हटाकर 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले इस्तेमाल होने वाले झंडा फहरा दिया।
वीडियो में प्रदर्शनकारी ने शेर और सूरज के निशान वाला तिरंगा झंडा लगाया। ये झंडा कई मिनट तक दूतावास पर लगा रहा, जिसके बाद उसे हटा दिया गया। ये झंडा ईरान में शाह के शासनकाल के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। प्रदर्शन के दौरान डेमोक्रेसी फॉर ईरान और फिर ईरान जैसे नारे लगे। Now today it's almost 1 million. So the drop has been sudden. And in fact, I would say, having been in Iran 1976-79, when the sanctions started, I would say that it is American sanctions that are responsible for the economic plight that Iran is facing now, has been facing. And of course there is corruption. But you know, corruption will always be there when there is scarcity. And apart from corruption, there is also bad governance, authoritarian governance by Ayatollah Khamenei. You see, that is there. In fact, when I was there, the young Iranians wanted an Indian-type democracy. And they even wanted copies of the Indian Constitution from me, which that time we cyclo-styled. We couldn't download, and gave it to them. So, unfortunately, when Shahin Shah fell, Iran chose, I wouldn't say chose, but Iran went in the wrong direction of having the Ayatollah. Now, if you look at the present situation, there is no leadership for the agitation. It's spontaneous. And even if the Ayatollah regime falls, even if, I'm not saying it is going to fall, what happens? My view, there is the very sad probability of a civil war, because some sections of the people are still supporting the Ayatollah, and the security forces, touch wood, are so far with the government, IRGC and all that. ईरान की निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने देश भर में जारी प्रदर्शनों के बीच वीडियो संदेश जारी कर लोगों से सड़कों पर डटे रहने की अपील की। पहलवी ने प्रदर्शनकारियों को फिर से सड़कों पर उतरने के लिए कहा। पहलवी अपील करते हुए कहते हुए नजर आए, परिवार के साथ समूह में मुख्य सड़कों पर निकले तो भीड़ से अलग न हो और ऐसी गलियों में न जाएं जहां जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने दावा किया है कि लगातार तीसरी रात हुए प्रदर्शनों से सुप्रीम लीडर खामनेई का दमनकारी तंत्र कमजोर पड़ा है। इस्लामी गणराज्य को प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं मिल पा रहे हैं। कई सुरक्षा कर्मियों ने अपने कार्यस्थल छोड़ दिए हैं और जनता के खिलाफ कार्रवाई के आदेश को मानने से इनकार किया है। पहलवी ने अपने संदेश में कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए तैयार रहने की बड़ी घोषणा की है। Well, we are into the second week of the protests. You know, they started around the end of December, and it's about 9-10 days since the protests have started. Protests are not unusual in Iran. They keep happening regularly, you know, at small levels. This is an economic protest driven primarily by the distressed economic situation in the country, the high inflation rates, high unemployment. Unusually, this time, a very influential segment of society, which is the trading class, known as the Bazaris, they came out on the street. They shuttered shops and they took to the streets, and which is very unusual. And they're a influential segment of society. They were quickly joined in by the students, and the protest spread to various parts of the country. If you remember, in 2022, September, October, Iran went through a similar phase of protests. Those were more social. There were the anti-hijab protests at that time. You know, students and others came out on the streets. This time around, it's economic. And what we find is these protests have moved to other major centers like Isfahan, Shiraz, and to the west of the country, Hamedan. Till date, from a peak of about 3,000 plus demonstrators, we have now come down to half that number, about 1,400, 1,500. The trend seems to be downward, so we'll have to wait and see. Early to say, but the number of protests seem to have declined.
Unusually, also, the moderate government led by President Pezeshkian has offered to engage the protesters, drawing a distinction between rioters and protesters, which gives them the option to go down harshly on the rioters, but engage or seem to engage with the protesters. So we'll have to wait and see. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद पर अब प्रदर्शनकारी का कब्जा हो गया है। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर प्रदर्शनकारियों के नियंत्रण में आ गया है। सरकार के सुरक्षा बलों ने शहर छोड़ दिया है। मशहद की आबादी करीब 40 लाख है। ये शहर तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास स्थित है। ये ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक शहर है। मस्जिद में इमाम रजा का दरगाह भी है, जो शिया मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। Iran, unfortunately, has a history of popular street upheavals because there is no other methodology within its system to ensure the change that periodically the people demand. There is no democracy. In fact, the last chance that Iran had for democracy in the modern era was lost between 1950 and 1953. In 1950, it saw, I think, perhaps the only popular leader, popular in the democratic sense of the term, which was Mohammad Mossadegh. And Mohammad Mossadegh, who became prime minister in 1950, through the Majlis, did something which the people wanted, which was the nationalization over oil. Behind the whole history of Iran lies the tragedy of the discovery of oil wealth. And that is what the Western world has been eyeing, getting, and trying to command for more than a century. In 1950, Mossadegh nationalized the company which was exploiting Iranian oil, the Anglo-Iranian Oil Company. And I'll give you one statistic to describe or to encapsulate this exploitation. In 1947, 1950, the Iranians got about 7 million pounds in royalty, but the Anglo-American company paid more than twice that, or nearly 3 times that, merely in taxes to the British government. Forget the profits that it made. When Mossadegh nationalized this company, it was unacceptable to the Anglo-American alliance. And in 1953, the CIA led a coup. This was confirmed officially and accepted by the CIA as late, about 60 years later in 2013. But this coup was called Operation Ajax. ईरान में चल रही इस उथल पुथल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट की है। इसमें ट्रंप की तस्वीर के साथ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला लिखा है। पोस्ट में जनवरी 2026 से पद संभालने का जिक्र है। इसके अलावा ट्रंप ने खुद को अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति के तौर पर भी दिखाया है। पोस्ट को लेकर व्हाइट हाउस या अमेरिकी प्रशासन की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। इससे पहले 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क लाया गया। It seems that they were expected. Things were heading towards this situation. Trump's warnings to Venezuela were getting more and more intense and were running out, repeated warnings. Military, assets have been moved in the regions, in the seas around Venezuela. So it was heading to this situation. Now, what seems has happened is that it's probably, bombs, because it could be missiles which could hit or bombs which could hit. It seems that many bombs have exploded, not only in the capital Caracas, but also in other regions of Venezuela. And the targets seem to be military installations.
In Caracas, what has been, the explosion which is there is at a Air Force base, the prominent Air Force base. Secondly, at a military base. So these are two explosions which are known at both the bases. There could be others also. Similarly, on the coast of Venezuela, there are reports of some explosions at some facilities. So it seems targeted attacks on Venezuela's strategic assets with an objective, of course, to drive Maduro out of power. Right. Sir, especially the Trump was also citing the cases of the drug. There are various drug issues which is coming from the Venezuela and that coast, sir. So this could be a possible reason to pressurize them, sir. The reasons or causes why America is undertaking these attacks, I think, is threefold or four maybe. One is, of course, America blames Venezuela for enabling drug smuggling, especially fentanyl, which reaches America's shores. So to take out those drug rings and drug cartels, that's one objective America says. The second objective America says is that, illegal immigration and gangs from Venezuela come to America and create much crime in the United States. These are the two reasons as such. However, the other main reason I think which is there is the fact that Venezuela sits on very large reserves of oil. Venezuela is the largest holder of oil reserves in the world. It has more oil reserves than Saudi Arabia, Russia, or America. It is not producing as much, but it has the reserves. So the oil reserves of Venezuela are clearly an incentive and a target for Trump. In addition, of course, Maduro is a socialist leftist, and he is good friends and partners with Russia. That's okay maybe, but China also. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल तेल बेचेगा। उसने ये भी संकेत दिया है कि वो भारत को इस तेल की खरीद की अनुमति देने के लिए तैयार है। ट्रंप ने तेल बेचने वाली बात वेनेजुएला में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अमेरिकी तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में कही। ट्रंप से जब ये सवाल पूछा गया कि भारत की तेजी से विशाल ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए क्या अमेरिका उसे वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदने की परमिशन फिर से देने के लिए तैयार है, इस पर अधिकारी ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि इसकी बारीक पहलुओं पर काम किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जरूरी क्षमता इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने के लिए हमारी बड़ी तेल कंपनियां कम से कम $100 बिलियन खर्च कर रही है। वेनेजुएला भी इस बात पर सहमत हो गया है कि अमेरिका तुरंत 50 बिलियन बैरल कच्चे तेल की रिफाइनरी और बिक्री शुरू करेगा, जो अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। सभी कंपनियां वेनेजुएला को फिर से पटरी पर लाने और उसकी अर्थव्यवस्था को बहाल करने में महत्वपूर्ण साझेदार होंगी और अपनी कंपनी अपने लोगों और अमेरिकी लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा दौलत पैदा करेंगी। Well, it is good that India has been invited, and I hope India will take part, because that is a matter which is of concern to India and to other countries, and India will not only benefit, but India will also contribute to a solution. You know what I mean? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए प्लान बनाने का निर्देश भी दिया। ट्रंप ने ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड JSOC को ये जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि सैन्य अधिकारी इस विचार से सहमत नहीं दिख रहे हैं, वे इसे कानूनी रूप से गलत मानते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप की ये रुचि घरेलू राजनीति से भी जुड़ी हो सकती है। इस साल के अंत में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं और रिपब्लिकन संसद पर नियंत्रण खोने से डर रहे हैं। इसलिए ट्रंप कोई बड़ा कदम उठाकर लोगों का अर्थव्यवस्था की समस्याओं से ध्यान हटाना चाहते हैं। अमेरिकी जनरलों का मानना है कि ट्रंप की ग्रीनलैंड योजना बेतुकी और गैर कानूनी है। फिलहाल ईरान, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका आगे क्या कुछ रुख अख्तियार करता है, इस पर देश दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।